Let's start with let's start with the question paper analysis. We have already done the analysis of 2025 question paper twice. Once when the exam was conducted last year, and once we were doing the PYQ analysis. PYQ analysis करते हुए हमने 2025 question paper को analyze किया था. But now we will be doing it once again because day before yesterday the official answer key of the UPSC is declared. तो नॉर्मली क्या होता है अब तक तो यूपीएससी का यही पैटर्न है दैट दे रिलीज द ऑफिशियल आंसर की once the whole exam process is completed. 2 days back there is a result declared by UPSC, that is Indian Forest Service result is declared. तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में फाइनल आंसर की आता है. व्हाई वी नीड टू सी द आंसर की? बिकॉज मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, there is a huge difference or differences in the answer key which is released by the coaching classes. मतलब जब यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम हो जाता है तो उसके immediately same day or next day some of the coaching classes, some of the portal, online portal, they do release their own answer key as per their understanding. बट बहुत बार ऐसे पाया गया है कि यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर की and answer key which has been released by the private coaching classes or online portals, there is a huge difference in that. There is a difference of around 10 to 15 क्वेश्चन और उस 10 से 15 क्वेश्चन की वजह से क्या हो जाता है, स्कोर में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है. तो many students who felt that they are getting around 100 marks as per the answer keys of the coaching classes, they have got 80 marks, and many students who have got 80 marks in their as per the कोचिंग क्लासेस आंसर की, दे हैव गॉट मोर देन 100 मार्क्स. तो एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो ऑफिशियल आंसर्स हैं वो आंसर देखना बहुत जरूरी होता है. बिकॉज वंस वी चेक द ऑफिशियल आंसर की वी कम टू नो दैट बिकॉज बहुत सारे आंसर्स एम्बिगुअस होते हैं, उसका आंसर सही में क्या होगा पता नहीं चलता है. बिकॉज देर आर मेनी एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस देयर, मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है. तो यहाँ हम उसको कंफर्म करेंगे और इससे हमें ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है उन पर्टिकुलर क्वेश्चन. एंड वी विल ऑल्सो कम टू नो वेदर द थंब रूल जो हमने पिछले 2-3 सालों से क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस को लेकर हमने कुछ थंब रूल्स हमने बनाए हुए हैं, क्या वो थंब रूल वहां पर अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे. In which type of questions the thumb rules are getting applied and in which type of the questions the thumb rules are not getting applied, that's what we can come to know. So to reassure ourselves, to believe in our what I can say the preparation and to have a trust in our जो भी मैंने आपको कुछ एसओपीज बताए हैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हो, प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हमें ऑफिशियल आंसर की देखना पड़ता है. इज इट क्लियर? बिलीव मी, अगर if you follow that SOPs, if you follow that thumb rules, if you follow the techniques which I have suggested you to solve while solving the prelims question, तो prelims exam में ऐसे ही आराम से 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे without any preparation also you can solve that questions even if you don't know what is the actual answer, even if you have read it for the first time in एग्जाम में आपने अगर आपने पहली बार भी अगर उसको पढ़ा हुआ है उस पर्टिकुलर टॉपिक को, उसके बावजूद भी आप आंसर निकाल सकते. इज इट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. आज जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, राइट? तो कैन यू ऑल सी द क्वेश्चन पेपर ऑन योर स्क्रीन? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर? यस सर. इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट? चल, सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. मतलब कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, लेट्स ट्राई टू फिनिश एज मच एज पॉसिबल टिल 11:30 तक. कितने क्वेश्चन हो जाएंगे उतने हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट ईयर दिस इज अ सीरीज ए क्वेश्चन पेपर आई एम टेकिंग. तो लास्ट ईयर सीरीज ए में सबसे पहले इकोनॉमी के ही क्वेश्चन आए थे, जो कि इकोनॉमी का बेसिक क्लास अभी हमारा चल रहा है. तो
बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर शायद आप लोगों को नहीं समझ में आएंगे, बट दोज हु हैव ऑलरेडी अटेंडेड माय बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक क्लास अर्लियर, they might be able to find out the answer, and they might be able to understand what exactly UPSC is expecting in this particular type of question, right? तो पहला क्वेश्चन है, with reference to investment consider the following statement. ऑप्शन दिए गए हैं, that is bond and hedge funds and stocks and venture capital. मतलब कौन से क्या है, इन्वेस्टमेंट which of the above are treated as a alternative investment funds, अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट टूल, या इन्व्हेस्टमेंट करण्याचे अल्टरनेटिव्ह मार्ग कुठले आहे, हा प्रश्न त्यांनी विचारलेला होता. हा बेसिक्स ऑफ इकॉनॉमीचा क्लास आहे, सॉरी क्वेश्चन आहे, बट बेसिक इकॉनॉमी अजून तुमचं झालेलं नाही. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कैपिटल मार्केट एंड फाइनेंशियल मार्केट. आई हैव नॉट स्टिल टेकन इट, बट लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमने ये इवन इफ यू हैव नॉट अटेंडेड दैट क्लास, और उसके बावजूद में मैंने इस तरीके के क्वेश्चन में एक थंब रूल बताया था. किसी को याद है व्हाट इज द थंब रूल फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट हाउ मेनी of the above are treated as a alternative investment fund? They have given the option bonds, hedge funds, stocks and venture capital. तो थंब रूल के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था? एनीवन रिमेंबर? Only two. ओनली टू होना चाहिए. थंब रूल सभी को याद है? अच्छा, ये हेज फंड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, स्टॉक्स क्या होते हैं, वेंचर कैपिटल क्या होते हैं, या क्या ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है या नहीं, आपको पता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी by following thumb rule you say answer should be only two. So let's see what is the official answer key of this question. Is anybody having an official answer key? Yes, sir. B is the answer. ग्रुप, हाँ, अगर किसी के पास में है तो प्लीज कंफर्म इट वन सेकंड. इज इट बी? तो यहाँ पर अगर आप थंब रूल Yes, अगर sir, फॉलो it's B. करते, अगर आप थंब रूल फॉलो करते तो ये आंसर निकालना इजी था. डू यू रिमेंबर सागर, फरजाना एंड इवन मेनी ऑफ माय अदर स्टूडेंट्स, लाइक 2025 प्रीलिम्स एग्जाम से पहले मैंने आपको ये थंब रूल बताया था कि हाउ मेनी ऑफ द अबव वाले अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको ओनली 2 मार्क करना है. सागर, यू रिमेंबर दैट? Yes, sir. यस. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. सो अब यहाँ पे देखते हैं कौन से वो दो ऐसे फंड. अब ये तो थंब रूल से आंसर हो गया, लेकिन अगर आपको सही में पढ़ के अगर आंसर निकालना है तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर अल्टरनेट. अच्छा, डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन मी नाउ और यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट इन द बेसिक क्लास? सागर, व्हाट डू यू सजेस्ट? Sir, अच्छा, I यहाँ पे know आप it, देख, sir, but other students are not. No, it or अब not. अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मतलब क्या? ऐसे इन्वेस्टमेंट फंड जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट नहीं. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्टरनेटिव बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स, हेज फंड्स एंड वेंचर कैपिटल, ये पूछा गया है. तो बॉन्ड्स जो होते हैं ना, दे आर नॉट अल्टरनेटिव द इन्वेस्टमेंट फंड. अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मतलब क्या होता है? हेज फंड्स एंड वेंचर कैपिटल, ये दो जो होते हैं, these are the two alternative investment fund. Why they are called as alternative investment fund, we will discuss it in the basics of economic class. Now let's Because move on to now next question. Yes, Sagar. जो कॉमन पीपल्स होते हैं सर, हेज फंड और वेंचर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं. जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट टूल्स होते हैं उसमें कॉमन पीपल और अदर पीपल आल्सो अलाउड टू इन्वेस्ट. Right, Sagar. Chalo, now let's move on to next question. Which of the following are the sources of income of the Reserve Bank of India? This is again a very interesting question. मतलब earlier UPSC used to ask question that what is RBI's monetary policy, repo rate increase करता है तो क्या होता है, repo rate decrease करते हैं तो क्या होता है, what is SRR, what is its CRR, what is open market operation. Such type of questions UPSC used to ask, and majority of the notes in the market which were there at that time, मतलब before 2025 प्रीलिम्स एग्जाम से पहले जितने भी सारे मार्केट में जो नोट्स थे इकोनॉमी के, मेजॉरिटी ऑफ द नोट्स हैड इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसी एक्सेट्रा. बट नाउ यूपीएससी ने लास्ट ईयर कंसेप्ट समझने के लिए ऐसे क्वेश्चन उन्होंने पूछा. आई एम वेरी श्योर कि सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे नॉट बी हैव आस्क्ड एनी द टेस्ट सीरीज. मतलब यूपीएससी के जितने भी सारे कोचिंग क्लासेस है, जितने भी सारे यूपीएससी के पोर्टल्स वगैरह हैं, तो ऐसे वाले क्वेश्चन किसी भी कोचिंग क्लास ने क्या नहीं किया होगा, फ्रेम नहीं किया होगा. Because this is a very basic question, this is a very conceptual question. Question क्या पूछा है? What are the sources of the income of the Reserve Bank of India? Now क्या Reserve Bank of India does buy and sell the government bonds? Yes, sir. Through OMO. Yes, this is correct. Right, government bonds और buy और sell करता है. मैंने basics of economic class में discuss किया था. रचना, फरजाना नहीं, रचना, अंबिका, साक्षी, प्रणाली, you remember? Selling and buying the bonds is done by the Reserve Bank of India on behalf of government. You remember that? This is correct. Second,
क्या आरबीआई बाय एंड सेल द फॉरेन करेंसी, मतलब डॉलर वगैरह बाय और खरीदना करता है क्या? कल ही मैंने शायद आपको ये क्वेश्चन पूछा Yes. था रचना, यू Yes, yes, रिमेम्बर हाउ आरबीआई yes. कंट्रोल्स और व्हाट यू कैन से आरबीआई फॉरेन करेंसी की जो डिवैल्यूएशन है उसको वो कैसे कंट्रोल करता है? तो वो इन्फ्यूज करता है मतलब वो सेल करता है अपने पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, राइट? दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट? अब यहाँ पे ये पूछा गया पेंशन एंड फंड मैनेजमेंट क्या ये आरबीआई करता है? No, sir. नो, पेंशन एंड फंड मैनेजमेंट इज नॉट डन बाय द आरबीआई। अगर आप देखेंगे मतलब इवन इफ यू हैव नॉट स्टडीड बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, लेकिन अपने आसपास अगर ऑब्जर्व किया होगा तो ये पेंशन फंड मैनेजमेंट के लिए एक अलग सा ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका एग्जाम भी आप लोगों ने दिया हुआ था, कुछ लोगों EPFO. ने, सम ऑफ यू हैव गिवन दैट एग्जाम आल्सो, ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यू रिमेंबर? तो उसके Yes. लिए एक अलग बॉडी है, ईपीएफओ इज अ बॉडी व्हिच मेंशंस द पेंशन फंड मैनेजमेंट, ये गवर्नमेंट का हो गया। लेकिन प्राइवेट के भी पेंशन, कुछ प्राइवेट कंपनीज भी है ना जो पेंशन एज पर द न्यू पेंशन स्कीम, सम ऑफ द प्राइवेट कंपनीज आर हैव आल्सो स्टार्टेड अ पेंशन स्कीम, बट इट इज नॉट डन बाय द आरबीआई, तो ये गलत होगा। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, लेंडिंग टू द प्राइवेट कंपनीज, क्या आरबीआई प्राइवेट कंपनी को लेंडिंग करता है? No, sir. नो। नहीं No, sir. sir, सो only आरबीआई commercial लेंड्स bank. टू कमर्शियल बैंक्स, आरबीआई जो कर्ज देता है वो सिर्फ कमर्शियल बैंक को देता है, वो प्राइवेट कंपनीज को नहीं देता है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, तो थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग। अच्छा, मैंने एक और आपको थंब रूल बताया था, अगर कोई 100% रॉन्ग वाला अगर आपके पास में अगर कोई ऑप्शन आता है तो आपको क्या करना है इमीडिएटली, व्हाट यू नीड टू डू? Elimination. एलिमिनेशन करना है। तो थर्ड अगर रॉन्ग है तो यू कैन एलिमिनेट 3, यू कैन एलिमिनेट सी, आप दो एलिमिनेट कर सकते हो। अब 1, 2 एंड 5, तो लेट्स सी 5, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, क्या प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट से क्या गवर्नमेंट सॉरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इनकम मिलता है सागर? No, sir, it is liability of the RBI because RBI is give promising the bearer तो of कुछ to फायदा the. नहीं है, देयर इज नो एनी इनकम। यस, इट इज वन ऑफ द Yes. फंक्शन ऑफ द आरबीआई, आरबीआई का फंक्शन है दैट इट प्रिंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द करेंसी, बट इट डजंट गेट इनकम फ्रॉम दैट। तो इनकम जो आरबीआई को मिलता है वो बॉन्ड्स खरीदने से, बेचने से, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द फॉरेन करेंसी से मिलता है। उसके अलावा आरबीआई को एक और प्रॉफिट होता है फ्रॉम एसएलआर, सीआरआर एक्सेट्रा, और यही प्रॉफिट गवर्नमेंट पूछ रहा था टू ट्रांसफर इट टू द गवर्नमेंट, यू रिमेम्बर सागर? उस समय में Yes, sir. क्वेश्चन था क्या आरबीआई भी पैसे कमाता है, तो यस, आरबीआई आल्सो इन दैट, एंड दिस इनकम ऑफ द आरबीआई गवर्नमेंट वांटेड टू ट्रांसफर, और इसी इश्यू पर कौन से आरबीआई गवर्नर ने रिजाइन किया था? Urjit Patel. उर्जित पटेल ने। तो ये हिस्ट्री जिसे पता है दे कैन इजीली से द आंसर शुड बी 1 and 2 होना चाहिए, या तो 1, 2 and 5 होना चाहिए। तो चेक इट आउट सागर, व्हाट इज द आंसर एज पर द 1 यूपीएससी and ऑफ 2 only. 1, 2. 1 1 and and sir, यस सर। some coaching institute has been given answer of this question is 1, 2, and 5 by saying that the printing and distributing of the currencies generate the income for the RBI because the cost at which RBI print the money is lesser than the actual face value. So they said that this is the process of signiorage. So according to them, your logic seems to be correct, but UPSC has given answer 1 and 2. So we should not go as per the logic of the coaching institute. We should go the UPSC's logic. That is why I always say एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो यूपीएससी के एस्पिरेंट करते हैं, दैट व्हाट हैपेंस, जब एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद इमीडिएटली स्टूडेंट्स चेक देयर आंसर्स एंड उन्हें भी लगता है कि शायद 5 करेक्ट होगा, बट एक्चुअल यूपीएससी का आंसर की में क्या आंसर हम देखते नहीं है, फिर हमारे कंसेप्ट गलत हो जाते हैं और इवन नेक्स्ट एग्जाम में भी रिपीट द सेम। पर इट्स अगर So we have discussed in our class that printing of the RBI note is a liability for RBI, not income. You have said this. yes. So as per my analysis, the answer should have been 1 and 2, but coaching institute ने 1, 2 and 5 दिया हुआ था. That is why I said we will what we will do, like we will check the official answer key once the official answer key is released. Yeah. So this ये जो ambiguity तो clear होगी सागर? Yes, sir. चलो. Now let's move on to next question number 3. अब ऐसे क्वेश्चन पहली बार हेलो, हाँ यस समीन बोलिए। मुझे स्पेशली मतलब ऑफिशियल आंसर की मिल सकता क्या पीडीएफ में हाँ सॉफ्ट ऑलरेडी कॉपी? ग्रुप पर शेयर किया गया है समीन, व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो पता नहीं आप कैसे चेक कर पाओगे, बिकॉज उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी ऐसे दिया हाँ, हुआ है। वहां पर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, वहां पे सिर्फ आंसर मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर एंड उसका आंसर क्या है वो मिलेगा सर,
Okay. चल ना क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट ईयर यूपीएससी ने इस टाइप के क्वेश्चन को नए पैटर्न के तौर पर इंट्रोड्यूस किया था। मतलब नया पैटर्न क्या है इसमें, अर्लियर दे यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन लाइक ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन मैच द पेयर में, बट नाउ दे हैव एडेड वन मोर कॉलम, थर्ड कॉलम, और उसमें से कौन सा सही ऐसे पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर रोज आर इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड, ऐसे पूछा गया है। तो अब ये 3 कॉलम वाले जो क्वेश्चंस हैं, क्या उसमें ये थंब रूल बी वाला अप्लाई होता या नहीं होता, उसको हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे। अगर थंब रूल होता है तो वी विल फॉलो द सेम इन 2026 ऑल्सो, मतलब वो बी वाला थंब रूल फॉलो होता है या कोई और नया इसमें पैटर्न है आंसर का, तो उसको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, राइट। तो पहला है डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ईडी, ऑल ऑफ यू नो ईडी, न्यूज़पेपर में Yes, बार sir. बार आता रहता है, फरजाना, इकरा, अंबिका, यू रिमेंबर, इट कीप्स कमिंग कंटिन्यूअसली इन द न्यूज़पेपर। ईडी क्या काम होता है ईडी का? जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना होता है उनका। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, या हमने देखा था ईडी वाज इन द न्यूज, जो एनजीओस को जो फॉरेन फंडिंग मिलता है उसको Yes, इन्वेस्टिगेशन करना, राइट। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है ईडी का काम क्या, सम ऑफ द फंक्शन, सम ऑफ इट्स फंक्शन, एनफोर्समेंट ऑफ द फ्युजिटिव्ह इकॉनॉमिक ऑफेंडर्स ऍक्ट, मतलब जे इकॉनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, इकॉनॉमिक ऑफेंडर म्हणजे काय, आर्थिक गुन्हे जे केलेले आहेत आणि जे पळून गेलेले आहेत, फ्युजिटिव्हचा अर्थ आहे भगोडे, मतलब इंडिया छोड़कर जो भाग गए। एग्जांपल्स पता है आपको, हु हैव been declared as a fugitive, economic offenses की fugitive विजय किनको मल्ल्या, declare, मीरा मोदी। यस। तो क्या इन कानून को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। सेकंड, इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इज इट करेक्ट? क्या ईडी मिनिस्ट्री ऑफ होम No, अफेयर्स के sir. अंडर में काम करता है? No, sir. No. Minister of Finance. नो, तो फिर ये गलत हो गया, एम आई राइट, समझ में आ गया। लास्ट, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये आईआरएस जो होते हैं ना, आईआरएस ऑफिसर, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज ऑफिसर। तो आफ्टर you know 10 to 15 years of service, IRS officers are appointed as a director of revenue intelligence. Like many of my friends and many of my students also, they are in this they are now DRI, like a director of revenue intelligence है, तो उसमें वो काम करते हैं। तो उनका क्या, like what is their function? Enforces the provisions of the customs act, custom act, revenue intelligence, revenue IRS officer, customs वगैरे असतात माहिती तुम्हाला, customs Yes, and sir. import duty export. So they enforce the provisions of customs act. They work under the department of revenue, ministry of finance. Yes, this is correct. अब ये इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर आप कैसे निकाल सकते हो, जब न्यूज़पेपर में इस तरीके की जो न्यूज आते हैं ना, ईडी के कुछ न्यूज आते हैं, इन्वेस्टिगेशन के कुछ न्यूज आते हैं, या डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने ये छापा मारा हुआ, ये न्यूज आते हैं, तो वहां आपको पता चलता है। लाइक ऑलवेज न्यूज़पेपर में जब भी कोई पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से रिलेटेड जब न्यूज आता है, तो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि दिस पर्टिकुलर एक्टिविटीज बीइंग हेल्ड अंडर दिस मिनिस्ट्री, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आई आस्क दिस क्वेश्चन टू यू, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ इनकम एक्सेट्रा। nowadays I am asking this question because ऐसे क्वेश्चन पिछले 2 साल से पूछे गए हैं, that is why in newspaper I keep it repeating again and again and keep it explaining it to you again and again. Is it clear? नेक्स्ट है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम्स ऑफ डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट का एक डायरेक्टर जनरल है, कैरिंग आउट द बिग डेटा एनालिटिक्स टू असिस्ट द टैक्स ऑफिसर्स फॉर बेटर पॉलिसी एंड नैबिंग द टैक्स इवेडर। ऑफ कोर्स ये काम होगा ही, मतलब डेटा मैनेजमेंट का काम ही वही है ना, तो असिस्टिंग द ऑफिसर्स टू हैव द बेटर पॉलिसी एंड नैबिंग द टैक्स इवेडर्स। So Yes, will sir. it work? Does it work under the Department of Revenue, Ministry of Finance? Yes, Sagar. Any idea? What is the official answer key? Is it true only? B है क्या है? One only, sir, उसका आंसर। One only. One only means मुझे लगता है शायद this might not be working Second one under, is correct. हाँ, तो Department तो of डाटा Revenue मैनेजमेंट है तो MOSC Statistics होगा शायद में भी, Yes, sir. Ministry of Statistics and Program Implementation. Maybe I'm not very sure, but go and check it out. आज जाकर आप उसको देखेंगे, बट क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बट यहाँ पे आंसर है वन ओनली। तो 3 जो पेयर्स आ रहे हैं, जिसमें विच वन इज हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच जब पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ये बी ओनली वाला जो थंब रूल है वो अप्लाई नहीं हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। इज इट क्लियर? चलिए, Yes, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट्स। लेट्स रीड द क्वेश्चन केयरफुली। स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, व्हाट स्टैंड एसओपी वी फॉलो इन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन प्रणाली? प्रणाली साक्षी, Yes, sir.
काय करतो आपण Extreme स्टेटमेंट words. बेस्ड क्वेश्चन मध्ये आपण we try to find out a likely mistake, extreme word, any trigger word which can help us in identifying whether that statement is wrong or not. हम करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो हम फाइंड आउट नहीं करेंगे स्टेटमेंट वाली चीजों में। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में हम क्या कोशिश करेंगे, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकता है तो उसको हम गेस करने की कोशिश करेंगे। Am I right? Yes, sir. So let's read the statement. Reserve Bank of India mandates all, एक वर्ड है यहाँ पे all, ये आपको फॉलो करना है आपके एग्जाम हॉल में। ऑल द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया टू सबमिट द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। क्या ये सारे लिस्टेड कंपनीज को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट सबमिट करते हैं? तो क्या ये आता साक्षी, नाउ यू टेल मी, लिस्टेड कंपनींना त्यांचं बिझनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट हे आरबीआय द्यावे लागेल का कुठल्या दुसऱ्या एजन्सीला द्यावे? सेबीला सर. सेबी। एक्झाम मध्ये तुम्हाला हे क्लिक घ्यायला पाहिजे. दिस इज अ ट्रिगर वर्ड. इट्स नॉट आरबीआय, इट्स सेबी. हे स्टेटमेंट वाचल्यानंतर आपल्याला ते क्लिक व्हायला पाहिजे. आणि हे कसं क्लिक होतो, जेव्हा तुम्ही बेसिक स्टडी करता तर बेसिक स्टडी केल्यानंतर तुम्हाला कळतो की लिस्टेड कंपनीचं रेग्युलेशन इज डन बाय सेबी while commercial bank regulation is done by the RBI. Am I right? Second, Yes. in India, a company submitting a BRSR makes disclosure in the report that are largely non-financial in nature. अच्छा, ये स्टेटमेंट क्या लग रहा है यहाँ पे? कोई लाइकली मिस्टेक है यहाँ पे? कुछ ऐसे लग रहा है क्या आपको? There could be any likely mistake in this particular, the statement? No. I told you, जब भी स्टेटमेंट क्वेश्चन जब होते हैं ना, एक स्टेटमेंट सही होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड स्टेटमेंट जो होता है ना वो सही होता है। तो यहाँ पर BRSR मेक्स डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट विच इज नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल मतलब वो ऊपर वाले पे देखेंगे, दे गिव द रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब बिजनेस कितने रिस्पॉन्सिबली किया जा रहा है और बिजनेस सस्टेनेबली किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है उसका रिपोर्ट दिया जाता है। तो उसमें फाइनेंशियल डिटेल्स नहीं होते हैं। Am I right? So what is the answer of this question, Sagar? Second statement should be correct. मतलब as Yes, per sir, the two SOP, only. as per the my guess, second should be correct. Two only is the correct Yes, sir. answer. Got it. Yes, sir. तो अब यहाँ पे समझ में आ गया how I found the answer. पहले वाला all ये वर्ड है तो ये हमने एक्सट्रीम वर्ड है, इसको हमने रॉन्ग किया। सेकंड स्टेटमेंट में कुछ एक्सट्रीम नहीं है, थोड़ा सा पॉझिटिव्ह स्टेटमेंट है और बी एआर। अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, युपीएससीच्या एक्झाम मध्ये जेव्हा एखाद्या कन्सेप्टचं एक्सप्लेनेशन जेव्हा दिलेलं असतो, मोस्ट ऑफ द टाइम दैट एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट ओनली। तो यहाँ पे BRSR होता क्या है, दैट इज एक्सप्लेन्ड हियर। जैसे कि सपोज यूपीएससी के एग्जाम में नेट कैपिटल एडिक्विटी रेशियो इज दिस, ऐसे उन्होंने एक्सप्लेन किया तो वो सही ही होता है। समझ में आ गया? या रियल जीडीपी इज दिस, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्टेटमेंट सही होता है अनलेस एंड अनटिल दे मेक what you can say रिवर्स, अगर वो नहीं करेंगे स्टेटमेंट। सो 2 only is the correct answer. Now let's move on to question number 5. Any doubts about this question number 4? हाँ, यस, मुझे है डाउट। Yes, Amit. ये जो दिस 3 बार वर्ड है सर, ये ऐसा मतलब कैसा? वो मैंने बस ऐसे ही बताया समित, अगर यूपीएससी में अगर किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने वाला स्टेटमेंट अगर होता है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम सही होता है। जैसे यहाँ पे इन इंडिया कंपनी सबमिटिंग BRSR मेक्स डिस्क्लोजर्स रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। मतलब मैंने ये कहा कि अगर कोई एक्सप्लेनेशन BRSR दिस मतलब आगे कुछ ना कुछ होता है उसमें स्टेटमेंट में, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। समझ में आ गया समीर? यस यस सर। चल, एनी डाउट्स अबाउट क्वेश्चन नंबर 4? प्रणाली, साक्षी, रचना, सागर, लावण्या आणि निकिता, जे या वर्षीची परीक्षा देणार आहेत सर्वांना कळतोय मी या प्रश्नाचं उत्तर कसं काढलेलं आहे? जयेश, नागरत्न, इज इट क्लियर टू यू? सी, इन यूपीएससी एग्जाम most of the time it is very important to know how to find out the answer rather than studying more. बहुत ज्यादा पढ़ने से बेटर है एग्जाम हॉल में आंसर कैसे निकालना है और कैसे समझना है, क्वेश्चन को कैसे समझना है, स्टेटमेंट को कैसे समझना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नागरत्न, यू आर गेटिंग इट? साक्षी, कहते हुए श्वेता, यस सर। एंड बिलीव मी ऑल ऑफ यू आर जितने भी सारे लोग पिछले 7-8 महीनों से लगातार रेगुलरली अटेंडिंग द क्लासेस, ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। मतलब आप तक का ये सबसे बेस्ट बैच, यू कैन से 20 to 25 स्टूडेंट्स ही हैं
but you people are continuously and regularly attending and you are understanding what I am trying to explain. ठीक है, आप लोगों में से किसी को समझ में नहीं आ रहा है? जयेश, कळतोय सर्वांना? चल, now shall I move on to the next question? Question number 5. Statement 1, Yes, sir. statement समजत आहे. Statement 1, Statement 2. Statement 1, Statement 2 मध्ये काय आहे? मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन मध्ये जर स्टेटमेंट 1 रॉंग असेल किंवा स्टेटमेंट 2 रॉंग असेल तर डायरेक्टली आपण आन्सर काढू शकतो. यू रिमेंबर दॅट? स्टेटमेंट 1 जर रॉंग असेल तर स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट असं एक ही ऑप्शन है जो डायरेक्टली आप डी मार्क कर सकते हो. ये एसओपी याद है आपको? पीवाईक्यू एनालिसिस Yes. में हमने किया था. So let's read whether the statement 1 is correct or not. अब तक जितना भी आपने पढ़ा हुआ, बिलीव मी, ऑल ऑफ यू, जेवढं पण तुमचा अभ्यास झालेला आतापर्यंत 5, 6, 7, 8 महिन्यामध्ये काही बेसिक गोष्टी तुम्हाला कळालेल्या आहेत आणि त्याच्या आधारावर देखील तुम्ही उत्तरे एक्झाम मध्ये गेस करू शकता. फक्त तुम्हाला अप्लाय करता यायला पाहिजे, कॉमन सेन्स यूज करता यायला पाहिजे आणि आपण जे बेसिक स्टडी केलेला आहे त्याच्यावर त्याच्या तेवढ्याच इन्फॉर्मेशनवर, तेवढ्याच नॉलेजवर स्टेटमेंट मध्ये काय चुकीचं असू शकतो हे आपल्याला समजून घेता यायला पाहिजे. राईट? स्टेटमेंट DIY इन इंडिया, इन्कम फ्रॉम द अलाइड ऍग्रिकल्चरल ऍक्टिव्हिटीज. ऍग्रिकल्चरल ऍक्टिव्हिटीज पासून झालेला जो इन्कम आहे, ऍग्रिकल्चरल ऍक्टिव्हिटीज कम इन टू विच सेक्टर ऑफ द इकॉनॉमी? जस्ट 2 days back. Primary. Primary sector. Right? So in India, income from the allied agricultural activities like poultry. You remember? मी सांगितलं होतं की poultry is a primary economic activity, farming is a primary economic activity, wool rearing. wool rearing म्हणजे शेळी म्हणत नाही, wool कशापासून येतो? मेंढी पालन करणे. तो wool rearing in rural area are exempted from any tax. Now tell me, ये जो पोल्ट्री है या जो वुल रेयरिंग है, एग्रीकल्चर है, क्या उस पे कॉमन सेंस के हिसाब से उस एक्टिविटी पे टैक्स लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता है? लावला इन्कम जातो. टॅक्स, इन्कम टॅक्स लावला जातो का साक्षी त्यांच्यावर? सर बोलू क्या? हाँ यस, आप बोलिए. सर मतलब मैं ऐसा समझकर बोल रही हूँ कि इनकम टैक्स तो सर हर एक चीज पे लगाया जाता है ना. टैक्स तो हर एक चीज पे लगाया जाता है. आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स, उत्पन्न कर. तो ये Yes, जो sir, एग्रीकल्चरल लगाया जाता एक्टिविटीज, है ना. तो कहीं आपने सुना है ऐसा जमीन की शेतकरी का जो उत्पन्न होता है उस पर इन्कम टॅक्स लगाया जाता है? या मेंढी पालन करणारा जो व्यक्ती आहे त्याचा जो इन्कम असतो त्याच्यावर इन्कम टॅक्स त्याला लावला जातो का? शेतकरी yes, आणि sir. मेंढी पालन करणारे लोक इन्कम टॅक्स पे करतात का? नो सर. नहीं सर. अच्छा, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे एक्सेप्ट माइनिंग वगैरह जो दूसरे चीजें होते हैं उसके अलावा इन चीजों पे क्या टैक्स नहीं लगाया जाता. अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना एनी टैक्स, एक वर्ड यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड इस्तेमाल किया गया स्टेटमेंट 1, राइट? Yes Yes sir. or no? एनी टैक्स, तो क्या होना चाहिए? एनी टैक्स स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग? Wrong sir. Wrong sir. Wrong Any- sir. Wrong, sir. राइट? अब ये एनी अगर रॉन्ग है तो पहले वाला स्टेटमेंट अगर रॉन्ग है तो व्हाट आई टोल्ड यू, व्हाट शुड बी द आंसर? One is wrong, second is correct. One is not correct but second statement is correct because this is only one option. इसमें एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें स्टेटमेंट 1 को करेक्ट इनकरेक्ट कहा गया, नॉट करेक्ट कहा. बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, और यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट इज करेक्ट है, तो एक ही ऑप्शन ऐसे ही है. सो जे स्टेटमेंट 1 आणि स्टेटमेंट 2 सारखे जर प्रश्न एक्झाम मध्ये आले तर घाबरायचं नाही. पहिला स्टेटमेंट वाचायचा. पहिल्या स्टेटमेंट मध्ये जर तुम्हाला तिथे काय एक्स्ट्रीम वर्ड जर सापडलं तर डायरेक्टली डी मार्क करायचं आणि पुढे जायचं. दुसरा स्टेटमेंट वाचायची गरज पण नाही. कळालं? इफ यू आर शुअर दॅट फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉंग. सेकंड स्टेटमेंट वाचूयात आपण बघून म्हणजे समजून घेण्यासाठी. इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चरल लँड इज नॉट कन्सिडर्ड अ कॅपिटल असेट अंडर द प्रोव्हिजन ऑफ द इन्कम टॅक्स ऍक्ट. एग्रीकल्चरल एक्टिविटी साठी टैक्स नहीं है बट पोल्ट्री के इनकम पे टैक्स है और वूल रेयरिंग पे टैक्स है. What is सागर? Yes, This sir. is- And the word is any tax. हाँ, This is any not. tax. So this UPSC has helped you in finding out the statement wrong. Suppose ये any word नहीं होता तो शायद एग्जाम हॉल में सागर जैसे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते और पहले वाले स्टेटमेंट को करेक्ट समझते. राइट सागर? Some tax अगर होता तो मैं correct मार देता. यस. अब यहाँ पे क्या है, यूपीएससी इज हेल्पिंग यू इन गिविंग सच टाइप ऑफ वर्ड. ये आपको समझना. इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6.
स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 दिया हुआ है। इंडिया हैज ज्वाइंड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर याद है, जिस पेपर में बार बार आया था इसके बारे में। हैज इंडिया ज्वाइंड दैट और इंडिया हैज ज्वाइंड लेटर? यस सर, यस सर। लेटर ज्वाइन किया है सर, बट ज्वाइन किया है। India is a resource-rich country in all 30 critical minerals that he has identified. तो ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, 30 क्रिटिकल मिनरल, हे सर्व भारतामध्ये आहेत. इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री. स्टेटमेंट करेक्ट और रॉंग? Wrong, sir. Wrong, sir. sir. Second statement is wrong. What is the SOP if we get a statement wrong? Elimination. सेकंड स्टेटमेंट जिथे जिथे आहे आपल्याला काय करायचंय, काढायचं. सेकंड स्टेटमेंट जर रॉंग असेल तर वी कॅन एलिमिनेट ऑप्शन ए, वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन बी, वी कैन ऑल्सो एलिमिनेट ऑप्शन डी. 1 and 3 ओनली होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इज सी. यस सागर, सर, यस यस सर। लास्ट स्टेटमेंट आई विल नॉट रीड इट. मतलब ये बहुत लेंथी स्टेटमेंट है और लेंथी स्टेटमेंट रहने की वजह से आई वोंट वेस्ट माय टाइम इन रीडिंग दिस लेंथी स्टेटमेंट. एंड यू नो एग्जाम हॉल में मुझे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सेकंड स्टेटमेंट 100% रॉन्ग है तो मैं 1 and 3 मार्क करूंगा. आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट. और ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप 2025 का क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल आंसर के हिसाब से देखेंगे और नेक्स्ट ईयर की रिव्यू. तो बिलीव मी, यू नो 2026 का भी क्वेश्चन पेपर इसी लाइन पे होगा, ऐसे ही होगा. हो सकता है मतलब मे बी अराउंड 10-15 क्वेश्चंस कुड बी न्यू एरियाज, कुड बी इन अ न्यू फॉर्मेट, इट कुड बी न्यू यू नो एक नए तरीके से होंगे. बट बिलीव में एटलीस्ट 80 क्वेश्चंस ऐसे होंगे 2026 के एग्जाम में which will be similar to the 2025 question only. पैटर्न सेम होगा, टॉपिक सेम होगा, थीम सेम होगा, एरिया सेम होगा और क्वेश्चन पूछने का तरीका भी सेम. Alright, Sagar? Yes sir. Till now, except question number 3, 5 questions we have solved just using thumb rule. Yes. Question number 5 was new. यहाँ पे क्वेश्चन. तो अगर ऐसे नए वाले टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो क्या करोगे? ऐसे नए वाले एक 5-6 क्वेश्चन होंगे. अगर आप आसानी से सॉल्व कर पा रहे हो कर लो, नहीं कर पा रहे छोड़ दो. क्यों? बिकॉज इट इज अ सरप्राइज फॉर एवरीवन. इस तरीके के क्वेश्चन हर किसी के लिए सरप्राइज है. एग्जाम हॉल में जाने के बाद ही पता चल गया कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं. तो ऐसा अगर कोई नया पैटर्न वाला अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ज्यादा पैनिक नहीं होना है. लीव इट. बिकॉज आपको ये समझना है कि ये नए पैटर्न वाला क्वेश्चन सभी के लिए नया है और सभी के लिए डिफिकल्ट होने वाला है. तो होशियार या यू नो व्हाट आई कैन से, मतलब एक वर्ड हम ये कहिए, एक a smart candidate is the one who will skip such questions and move on to the next question without taking any tension. Is it clear? So now UPSC wants smart people. They don't want hard working people या they don't want ऐसे वाले लोग. उन्हें नहीं चाहिए कि जो बहुत रट्टा मारेंगे, बहुत इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे. डेटा कलेक्टर उन्हें नहीं चाहिए. उन्हें कौन चाहिए? They want someone who can work smartly because data information is available on the finger of tips. मतलब आजकल आपके मोबाइल में 2 मिनट में आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को आप लॉजिकली कैसे यूज करते हो इन गिविंग सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ऐसे लोगों को लिए यूपीएससी सोच रहा है. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes sir. Question number 7. Again, statement 1, statement 2, statement 3. This was also a new type of question in 2025. ये नया टाइप का क्वेश्चन था, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और उसमें कहा गया both statement 2 and statement 3 are correct and both of them explain statement 1. अब इसमें किया गया both statement 1 and statement 2 is correct, but only statement 1 explains the statements 2. That is what is explained. Only one of the statement 2 and statement 3 is correct, and that explains the statement 1. And neither statement 2 nor statement 3 is correct. थोड़ा सा confusing है, तो कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को? बट सर इसमें ये थंब रूल होता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू. फर्स्ट Yes, स्टेटमेंट sir. इज ऑलवेज ट्रू. बट अब आपको यही ढूंढना है कि स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट और स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट. बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेटमेंट 1. तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है या नहीं है, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको स्टेटमेंट 1 पढ़ना ही पड़ेगा. बिकॉज स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 दे हैव सर्टेन लिंक विद द स्टेटमेंट 1 साहब. यस यस सर. ठीक है, चलो. So let's read the statement one by one. Right? As regards the return from an investment in a company, generally bondholders are considered to be relatively at lower risk than the stockholders.
अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ये फाइनेंशियल मार्केट कैपिटल मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है। लास्ट ईयर मैक्सिमम क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, राइट? तो कॉमर्स स्टूडेंट शायद इसके बारे में सही से बता सकते हैं। साक्षी, व्हाट यू थिंक? कोणाचं रिस्क जास्त आहे? ते क्वेश्चन स्टेटमेंट काय दिलेलं आहे? ऍज रिगार्ड टू इन्व्हेस्टमेंट इन अ कंपनी, म्हणलं एखाद्या कंपनीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायचं किंवा तुम्हाला एखाद्या कंपनीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायचंय, तो बॉन्ड होल्डर म्हणजे काय? बॉन्ड म्हणजे 100% रिटर्न असतो त्यांना, राईट? बॉन्ड म्हणजे काय? मला 6,000 रुपये 2 वर्षाच्या नंतर मला द्यायचंच आहे कंपल्सरी, राईट? बट जो स्टॉक होल्डर होते ना, उसमें एज पर द कंपनीज द इक्विटी, एज पर कंपनीचा प्रॉफिट झाला तर जास्त, कंपनीचा लॉस झाला तर लॉस. जर तुम्हाला हे माहिती आहे की व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ बॉन्ड अँड व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ स्टॉक, या दोन्हीमधला फरक काय, शेअर आणि बॉन्ड मध्ये फरक काय, तर तुम्हाला उत्तर काढता येऊ शकतो. तो पहिला स्टेटमेंट आहे, जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कन्सिडर टू बी रिलेटिव्हली लोअर रिस्क दॅन स्टॉक होल्डर. ही स्टेटमेंट बरोबर आहे. बरोबर साक्षी? ऍज सागर सेट, स्टेटमेंट 1 इज ऑलवेज करेक्ट, बिकॉज स्टेटमेंट 1 करेक्टच असणार आहे. फक्त आपल्याला काय करायचं, स्टेटमेंट 2 इज इट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1 और नॉट, or statement 3 is the correct explanation or not? क्या both the statement is the correct explanation or not? That's what we need to find out. Got it? Now let's see why the bond holders are relatively lower risk compared to the stock holder. हा प्रश्न विचारला, खूप सिंपल आहे. Because bond holders are lenders to a company whereas stock holders are the owners. This is correct statement. म्हणजे bond holders जो होते हैं वो कौन होते हैं? They are the lenders, right? But the stockholders are the owners. त्यांच्याकडे इक्विटी असते, शेअर असतात. This statement is correct. But is it the correct explanation of the first statement that why they are at the more risk? Yes, sir. Yes, Right? sir. Yes, Check sir. it. Third statement. For repayment purpose के लिए bond holders are prioritized. जर जेव्हा रिपेमेंट करायचं असतो एखाद्या कंपनीला, मग ते बॉन्ड होल्डरना अगोदर देतात का स्टॉक होल्डरना अगोदर देतात? साक्षी? Bond holders, sir. Bond. So bond holders are prioritized over the stockholders by a company. So third statement is also correct. So let's check it out. Sagar, what is the answer of this question? Yes, sir. Yeah, both Question statement 2 number and 3 are 7 correct. And that, is A. That's yes. both statement 1 and statement 2 are correct, and statement 1 explains the statement 2. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Sir, So answer is, once again, A है ना? Answer is A, right, Sagar? Yes, sir. Yeah, sir. A means both of them explains the statement 1. Yes. स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करता है. यस साबिन, आप कुछ पूछ रहे थे? सर बॉन्ड में बॉन्ड पेपर वाला बॉन्ड ना, जो हम मतलब कोई भी चीज पक्का लिख कर देने के लिए यूज करते हैं बॉन्ड. यस, यू आर राइट सर. 100 वाला बॉन्ड का बॉन्ड. मतलब होता है फिक्स रिटर्न. हाँ, इकोनॉमिक यस. पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, अगर कंपनी का मैं बॉन्ड खरीद रहा हूँ ना, कंपनी चाहे प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, वो मुझे उतना पैसे देगी. लेकिन अगर मैं हाँ. कंपनी का शेयर खरीदता हूँ या इक्विटी खरीदता हूँ या स्टॉक खरीदता हूँ, यही है. मतलब स्टॉक में और बॉन्ड में क्या फर्क है, अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाला जा सकता है. स्टॉक का मतलब होता है यू आर द शेयर होल्डर. शेयर होल्डर मतलब उतने शेयर आपके पास में है. तो अगर कंपनी भागधारक. प्रॉफिट में है, कंपनी अगर ज्यादा प्रॉफिट में है तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा. कंपनी अगर लॉस में चली जाती है तो आपको भी लॉस होगा. तो यहाँ पे रिस्क किसको ज्यादा है? सब में बॉन्ड होल्डर को ज्यादा है या स्टॉक होल्डर को ज्यादा है? स्टॉक होल्डर को है ना. वहां पे रिस्क है, कंपनी का फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है. लेकिन बॉन्ड होल्डर को चाहे कंपनी का फायदा हो या नुकसान हो, उतने पैसे वापस मिलेंगे ही मिलेंगे एज पर द एग्रीमेंट. क्लियर? यस, यस सर. आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू. ये बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक क्लास में ये टॉपिक है. आई विल एक्सप्लेन. ये टॉपिक मैं ज्यादा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ. वंस आई एम फिनिश विद द बैंकिंग सिस्टम, तो उस समय में आपको ये समझ में आ जाए. ठीक है? यस सर. चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8. स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 है. तो consider the following statement. India accounts for a very large portion of all equity option contracts traded globally, thus exhibiting a great boom. Statement में कोई extreme word है? No, sir. India accounts for a very large portion of all equity options contracts. Equity option क्या होता है? That I'll explain it to you later. तो ठीक है. सेकंड, इंडिया. अच्छा, इंडिया में बूम क्यों हो रहा है? मतलब शेयर मार्केट मध्ये
सर्वात जास्त जण का इन्व्हेस्टमेंट करत आहे तो स्टेटमेंट दिले. सेकंड, इंडियाज स्टॉक मार्केट हॅज ग्रोन रॅपिडली इन द रिसेंट पास्ट. येस और नो सागर? Yes, sir. Sakshi, people like you have taken the stock market classes and they have started trading now. आजकल कोई भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है. यस और नो? Yes, sir. ठीक आहे. तो इंडियात स्टॉक मार्केट हॅज ग्रोन रॅपिडली. गेल्या काही वर्षामध्ये स्टॉक मार्केट रॅपिडली झालेलं आहे. थर्ड, देर इज नो रेग्युलेटरी बॉडी इदर टू वॉर्न स्मॉल इन्व्हेस्टर्स अबाउट द रिस्क. कुठले रेग्युलेटरी बॉडी नाही आहे का रिस्क म्हणजे जे काय स्टॉक मार्केटमध्ये किंवा ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग मध्ये जाणार जो आहे असं कुठल्या एजन्सी आहे? राईट. मग थर्ड स्टेटमेंट रॉंग आहे. थर्ड स्टेटमेंट जर रॉंग असेल तर काय करायचं? Elimination. So you will eliminate 3, you will eliminate C, you will eliminate 3, you will eliminate A. म्हणजे इव्हन पहिला आणि दुसरा स्टेटमेंट जरी तुम्हाला बरोबर आहे का नाही हे जरी माहिती नसेल, पण थर्ड स्टेटमेंट वाचल्यानंतर जेव्हा इथे शब्द वापरलेले देर इज नो रेग्युलेटरी बॉडी, सो दिस इज रॉंग. राईट साक्षी? देर इज अ रेग्युलेटरी बॉडी. राईट. न्यूजपेपर मध्ये नेहमी येत असतो कुठला एजन्सी तुम्हाला वॉर्निंग देत असतो की ऑप्शन ट्रेडिंग मध्ये म्हणजे किंवा कुठेही कुठल्याही इन्व्हेस्टमेंट करत असताना कॉशियसली काळजीपूर्वक इन्व्हेस्टमेंट करा असं सांगणारं इंडियन एक्सप्रेस मध्ये रोज येतात का नाही? Yes, sir. SEBI. सेबीच्या मार्फत येतात, आरबीआयच्या मार्फत येतात, काही म्युच्युअल फंड कंपनीच्या मार्फत देखील येत असतात. येस और नो? Yes, sir. So third statement is wrong. Clear? Yes, sir. युपीसीच्या एक्झामचं ब्युटी हेच आहे की युपीसी एक्झाम मध्ये ते तुम्हाला फॅक्ट विचारत नाही, तुम्हाला ओव्हरऑल जनरल एक काय नॉलेज आहे ते विचारतो. करेक्ट. नाउ लेट्स वांट टू कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सर्क्युलर इकॉनॉमी. सर्क्युलर इकॉनॉमी मध्ये मी टेस्ट मध्ये काही प्रश्न विचारले होते वाटते. राइट. इकोनॉमी क्वेश्चन, सर्कुलर इकोनॉमी पे कुछ क्वेश्चन शायद पूछे थे. इकोनॉमी का टेस्ट ही नहीं हुआ है ना, या मॉक टेस्ट हुआ या नहीं हुआ? आहे झाले सर ब्ल्यू इकॉनॉमीचे विचारले. झालं नाहीये पण मी काही टेस्ट मध्ये ऍड केलेले होते. बट एनीवेज वी विल रीड इट आउट. सर्कुलर इकोनॉमी. सर्कुलर इकोनॉमी न्यूज़पेपर में बार बार आता रहता है. यू रिमेंबर इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट? म्हणजे सर्क्युलर इकॉनॉमी म्हणजे वेस्ट टू असं काहीतरी शब्द आहे ना, रिसायकल. सर. रिसायकलिंग. मराठीमध्ये त्याला काहीतरी शब्द वापरला जातो बाबा. टाकाऊ पासून टिकाऊ पदार्थ. काहीतरी शब्द वापरला जातो त्यालाच सर्क्युलर इकॉनॉमी म्हणतात. कळालं? म्हणजे वेस्ट मटेरियल पासून पुन्हा एकदा काहीतरी युजफुल होणारा वस्तू तयार करणे. सो इज इट ऑप्टिमम युटिलायझेशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस प्रणाली? यस सर. सर्क्युलर इकॉनॉमी म्हणजे आपल्याकडे जे रिसोर्सेस आहेत त्याचा म्हणजे वेस्ट झालेला मटेरियल पुन्हा एकदा वापर करणे. येस और नो? यस सर. सो स्टेटमेंट 1 सेज सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. करेक्ट और रॉन्ग? फरजाना, अब तक जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पे आप क्या कह सकते हो? ठीक है, ग्रीन हाउस गैस ये एनवायरमेंट का सब्जेक्ट है, ग्रीन हाउस गैस ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी इकोनॉमिक सब्जेक्ट है. तो यहाँ पर इंटर कनेक्शन करके क्वेश्चन पूछा गया है. राइट फरजाना? आर यू देयर? फरजाना इज नॉट देयर. ओके फाइन. अब तक जो भी हमने पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पे व्हाट डू यू थिंक, क्या सर्क्युलर इकॉनॉमी मतलब वेस्ट पासून पुन्हा एकदा नवीन वस्तू निर्माण करणं हे जर प्रॅक्टिस जर आपण केलं तर डज इट रिड्यूसेस द ग्रीन हाउस गॅसेस और नॉट? बरोबर. Yes, स्टेटमेंट yes. 1 इज ऑलवेज करेक्ट एज पर द सागर. राइट. नाउ हाउ द सर्क्युलर इकॉनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गॅसेस त्याचं एक्सप्लेनेशन खाली स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 3 मध्ये दिलेलं असेल आणि ते एक्सप्लेनेशन करेक्ट आहे का नाही हे आपल्याला बघायचं. कळलं? So circular economy reduces the use of raw material as input. Correct? Yes or no? Yes, yes, sir. And Third, it's explain circular also. economy reduces the wastage in the production process. That is also correct. And answer काय यायला पाहिजे याचा सागर? A should be the answer. Both are explaining statement 1. Question number 9. Check it out. Yes. Yes. A. Got it? Why? हे खूप इझी होतं प्रश्न मला वाटतं. बघा एक्झाम मध्ये काय झालं, ही स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 नवीन प्रकारचं क्वेश्चन इंट्रोड्यूस केलेले होते. मेनी स्टुडंट्स गॉट पॅनिक. गॉट क्वेश्चन वॉज इझी. एक्झाम मध्ये पॅनिक न होता स्टेटमेंटला प्रॉपर वाचून ऑप्शनला प्रॉपर वाचून एक्झॅक्टली काय विचारलेलं आहे ते समजून घेऊन जर उत्तर काढलं असतं तर हा क्वेश्चन खूप इझी होता. गॉट इट? Yes, sir. आणि न्यूजपेपर मध्ये आपण हे सारखं वाचत असतो सर. ग्रीन हाऊस गॅस एमिशन. Yes. Question number 10. Capital receipt. Capital receipt.
साक्षी, यू रिमेम्बर कैपिटल, अब यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, इस पेपर में बार बार कैपिटल एक्सपेंडिचर बात करते हैं, बट यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल रिसिप्ट. कैपिटल रिसिप्ट म्हणजे काय, कॅपिटल गुड्स पासून येणारं उत्पन्न, रेव्हेन्यू, दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज कॅपिटल रिसिप्ट. कॅपिटल रिसिप्ट क्रिएट अ लायबिलिटी or cause a reduction in the assets of the government. Is it correct, Sakshi? Capital receipt. It creates liability. Capital receipt and revenue receipt. So capital receipt मुळे गव्हर्नमेंटची लायबिलिटी वाढते का? कॅपिटल रिसिप्ट म्हणजे कर्ज घेऊन रेस Yes, केलेले sir, it पैसे. is correct. कॅपिटल रिसिप्ट लाईक पैसे आपण, कॅपिटल रिसिप्ट म्हणजे आपण कर्ज घेतलेला आहे, बॉन्ड वगैरे जो असतो ना, ते कॅपिटल. सो इट क्रिएट्स कर्ज लायबिलिटी. घेतले आणि आपण डिसइन्व्हेस्टमेंट पण केलेलं आहे. Yes, it caused a reduction in the assets of the government. Correct or wrong? Correct. Yes, correct. Third, borrowings and disinvestments are the capital receipt. Correct. Sir. Correct. Right? Third सर हमारा statement. एग्जाम्पल सेकंड स्टेटमेंट आ रहा है. Yes. Second statement से आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि पहला स्टेटमेंट रॉन्ग. Am I right? करेक्ट है सर पहला स्टेटमेंट. Correct है, हमने correct. जो Yes. Third है, interest received on loans creates a liability of the government. गव्हर्नमेंटने लोन दिलेलं आहे आणि ते लोन मुळे जर सरकारला जर इंटरेस्ट मिळत असेल तर सरकारला रेव्हेन्यू आहे का सरकारचा लायबिलिटी आहे? Revenue. पण नाही सर, Revenue. रेव्हेन्यू आहे. रेव्हेन्यू. So first and second statement is correct, third statement is wrong. If third statement is wrong, eliminate. 1 and 2 only. 10A आहे सागर, check it out. यस सर, ये है. यस सर, इट इज ए. A. So question number 10. म्हणजे इकॉनॉमीची क्वेश्चन होते. Shall we go for history questions as well? अच्छा, एक और चीज हम कर सकते हैं. आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर अपेयरिंग फॉर दिस एक्झाम. म्हणजे रात्री मी आता इकॉनॉमीचा क्लास घेत आहे. इकॉनॉमीचा क्लास आपण कंटिन्यू करूयात रात्री, बिकॉज वी नीड टू फिनिश द इकॉनॉमिक कन्सेप्ट. हा जो क्वेश्चन पेपर अनालिसिस जो ना, रोज आपण एक एक टॉपिकचा म्हणजे एक्झाम येईपर्यंत, जसं आपण अगोदर पीवायक्यू अनालिसिस 11 वाजता करत होतो डेली, त्यावेळेस करूयात का? म्हणजे बिलीव्ह मी, दिस डिस्कशन विल डेफिनेटली हेल्प यू इन एक्झाम हॉल. इट विल, मतलब ऍटलीस्ट तुमचे 20 ते 25 मार्क, 20 ते 25 मार्क म्हणत नाही मी, 20 ते 25 क्वेश्चन चे आन्सर्स तुमचे वाढू शकतात एक्झाम हॉल. 50 और मार्क शॅल वी कंटिन्यू ॲट नाईट ओनली, बिकॉज नाईट मध्ये जर कंटिन्यू केलं तर मग आपल्या इकॉनॉमिकचे टॉपिक्स राहतील, बिकॉज बरेचसे असे विद्यार्थी आहेत ज्यांचं बेसिक इकॉनॉमी झालेलं आहे. इवन सागर ऑल्सो वॉन्ट मी टू टेक द कॅपिटल अँड फायनान्शियल मार्केट टॉपिक इन डिटेल, बिकॉज ट्रेंड 2025 मध्ये तो जास्त आहे. सो what you suggest? Shall we take the, if you all of you can join, Morning is if you better. can join, या तो अर्ली मॉर्निंग, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग आई एम फ्री 9 to 11 o'clock. अगर सब लोग अगर ज्वाइन कर सकते हो तो 9 से 11 क्या ये हम पीवाईक्यू Yes एनालिसिस sir, because this day is everyone is preparing for same, so that's why everyone is not having any problem. We can take class at early morning. यस. आणि सागरला माहिती आहे की हे जो डिस्कशन आहे हे जास्त एक्झाम मध्ये आपल्याला युजफुल होतो, खास करून प्रिलिम्स एक्झाम मध्ये. तो आई मीन इफ यू कैन ज्वाइन इन द मॉर्निंग, बिकॉज रोज एक एक टॉपिक हम करते रहेंगे. आज हमने इकोनॉमिक का देख लिया, नाउ नेक्स्ट इज हिस्ट्री. So shall we have the history question discussion tomorrow morning? Yeah, you want me to do it now only? If you are okay with this late night discussion. 11:30 तक करते हैं सर, अभी 11 हुआ है. ठीक आहे, आपण हिस्ट्रीचं कम्प्लीट करूया आणि मग वी विल गो फॉर, मतलब उद्या सकाळीपासून आपण बाकीचं राहिलेलं करू. ठीक है? Yes. या आपको अगर रिवीजन के लिए, मतलब एज पर दिस आंसर की अगर आपको और रिवीजन करना है तो कल का एक वक्त ले लीजिए, परसों से मॉर्निंग में हम शुरू कर सकते हैं. क्लियर? चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ हिस्ट्री सेक्शन. हिस्ट्री सेक्शन में हमने देखा था राजा राम मोहन राय. वेरी इजी क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है. मतलब यूपीएससी नेवर आस्क यू लाइक व्हेन राजा राम मोहन राय वाज बोर्न, व्हेन राजा राम मोहन राय वाज डाइड, लाइक राजाराम मोहन राय यांनी स्थापन केलेली ऑर्गनायझेशन, राजाराम मोहन राय केलेलं पुस्तक वगैरे हे अगोदर विचारत होते यूपीएससी. बट नाउअडेज यूपीएससी इज आस्किंग व्हाट इज हिज फिलॉसॉफी अँड आयडियोलॉजी. नाउ टेल मी which one is easy to remember, his ideology
is easy to remember, or what books when he was born, when he died, that is more easy to remember, Sakshi? Ideology. Ideology, sir. हा, पण साक्षीला फॅक्ट देखील जास्त लक्षात राहू शकतात. काही लोकांना फॅक्ट जास्त लक्षात राहू शकतात आणि काही लोकांना कन्सेप्ट जास्त लक्षात राहतात. राईट. सो लेट्स रीड इट. राजाराम मोहन रायच्या बाबतीत सर्वांना माहिती आहे राजाराम मोहन राय कोण होते? Social reform, sir. सोशल Yes, रिफॉर्मर the modern man और of India. रिलीजियस रिफॉर्मर? साक्षी. Socio-religious reform. Social religion. म्हणजे राजाराम मोहन रायने समाज व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला जास्त का धर्म व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला? समाज व्यवस्था. समाज व्यवस्था. नॉट धर्माचा त्यांनी सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला नाही. Yes, sir. लाईक सुरुवातीच्या काळामधले जे काही सुधारक होते ना, दे वर द रिलीजियस रिफॉर्मर, लाईक राजाराम मोहन राय, पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर, और इवन स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, हे जे होते दे वेअर द रिलीजियस रिफॉर्मर. पण नंतरच्या काळामध्ये म्हणजे 20व्या शतकामध्ये जे लोक होते जसे की महात्मा फुले, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, और पेरियार, और टेक एन एग्जाम्पल ऑफ महात्मा Mahatma गांधी. Jyotirao Phule. हा, महात्मा गांधी किंवा इव्हन SNDP चे फाउंडर होते Ramaswamy Naicker. रामस्वामी रायकर, अँड इव्हन काय नाव होतं त्यांचं, स्वामी नारायण गुरु असं काहीतरी नाव आहे केरळमध्ये. Yes, sir. Narayan Guru. Yes, sir. हे जे लोक आहेत ना, जो म्हणजे self 20व्या respect movement. शतकामध्ये समाज सुधारणा, जाती व्यवस्थावर त्यांनी जास्त फोकस केला. पण सुरुवातीच्या काळामध्ये जे सुधारक होते ना, दे वेअर दे वॉन्टेड टू रिफॉर्म रिलीजन. राईट. तो राजाराम मोहन रायच्या बाबतीत आहे. So let's read the statement about Rajaram Mohan Rai. So he possessed great love and respect for the traditional philosophical system. लक्षात आहे का, राजाराम मोहन रायला म्हणजे भारतामधल्या जे ट्रेडिशनल परंपरा होत्या त्यांच्यासाठी त्याचं खूप जास्त प्रेम होतं का? He possessed great love and respect for the traditional philosophical system of the East. East म्हणजे काय? ईस्ट आणि वेस्ट. यू रिमेंबर त्या काळामध्ये वेस्टर्न आयडियाज आणि ईस्टर्न आयडियाज मध्ये कॉन्फ्लिक्ट होता सोशल सिस्टम मध्ये. तो राजाराम मोहन राय, did he have great love and respect for the philosophy of the eastern countries, or he said that we should also adopt something from the west as well? Yes, sir. He did say. He possessed great love for the respect for the traditional philosophical system of the East. Second, he desired his countrymen to accept a rational and scientific approach. Yes or no, Sakshi? Yes. लक्षात आहे? Yes. Scientific and rational approach असायला पाहिजे, and bring dignity and social equality of all men and women. Second statement तर बरोबर आहे. I'm not sure about first statement. East दिलेला आहे. He had it, sir. but he was actually reformer. म्हणजे he said that whatever is good in India we should adopt it, and whatever is bad whatever is good in West, that also we should adopt. तो मुझे लगता है शायद first statement should be correct. What is the answer, Sagar? 11? Sir, C correct, sir. Both statements are correct. Because sir, Rajaram Mohan Rai believed monotheism, and he also respect the Advaita philosophy. And at the same time, when he started an education institution in that institution, he also expect the Vedas, not only just Western education. Along with that, we should also follow the Vedas. He said Yes. this. तो C should be the answer of this question. मुझे लगता Yes. है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने पहले वाले स्टेटमेंट को रॉन्ग कंसीडर किया, मेनी मेजॉरिटी ऑफ देम. Anyways, second statement. Second question, consider the following subjects with respect to non-cooperation program. All of you remember non-cooperation program was started by which political leader at that time? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. And in which year? 1922. After which incident Mahatma Gandhi decided to not to cooperate with the British government? कौन से Rowlatt incident के बाद? Sorry? Rowlatt Act. Rowlatt Act के बाद एक और कुछ चीज हुआ. चोरी चोरा. चोरी चोरा तो No. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान वो हुआ. जालियनवाला बाग हत्याकांड होता ना, Yes. जालियनवाला बाग मैसेकर. जालियनवाला बाग मसाकर, जालियनवाला बाग हत्याकांड झाल्यानंतर मग महात्मा गांधीने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सुरू केलं. राईट. हे क्रोनॉलॉजी थोडंसं समजून घ्या. रोलट ऍक्ट, जालियनवाला बाग मसाकर, देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चोरी चोरा इन्सिडेंट होते. आणि म्हणजे नॉन कॉपरेशन मूवमेंटच्या दरम्यान ही
वायलेंस हो गया, तो इसी की वजह से महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोका एंड ही कॉल्ड इट एज अ हिमालयन ब्लंडर. यू रिमेंबर? Yes, yes, sir. Himalayan blunder. हिमालयन ब्लंडर. So let's read नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मध्ये काय ऍक्शन्स होते. लेट्स चेक इट आउट. बॉयकॉट ऑफ द लॉ कोड्स अँड फॉरेन क्लॉथ. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मध्ये विदेशी मालाचा बॉयकॉट आणि कोडचा बॉयकॉट करण्यासाठी महात्मा गांधीने सांगितलं होतं का? Yes, Yes or no? sir. Yes. Yes, sir. ऑब्झर्वन्स ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन व्हायलन्स. येस और नो? महात्मा गांधीने Yes. सांगितलं होतं नॉन Yes, sir. Non-violence. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. अच्छा, हाउ मेनी पूछा है ना? हाउ मेनी ऑफ द above were the parts of the non cooperation पूछा है. क्वेश्चन नंबर 12. ठीक. थर्ड स्टेटमेंट, रिटेन्शन ऑफ द टायटल्स. म्हणजे टायटल्स रिटर्न करण्यासाठी सांगितलं होतं का? नो. ऍक्च्युअली नॉन कॉपरेशन No, मुवमेंट मध्ये बऱ्याचशा जणांनी आपल्या टायटलला काय केलेलं होतं? give up केलं होतं. टॅग केलेलं होतं. रिसेंटली मला वाटतं 5-6 दिवस अगोदर इंडियन एक्सप्रेस मध्ये एक आर्टिकल आलेला होता आणि त्या आर्टिकल मध्ये एका नेत्यांनी नॉन कॉपरेशन मुवमेंटच्या दरम्यान त्यांना दिलेला जो नाईटहूड होता तो त्यांनी त्याग केलेला होता किंवा त्यांनी ते रवींद्रनाथ टागोर. रवींद्रनाथ टागोर. यू रिमेंबर? कुणीतरी नोट्स लिहिलेलं होतं. आई थिंक लावण्या Yes. लावण्या sir. निकरा, Yes. आपने भी लिखा हुआ है. क्या उसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने टाइटल को वापस किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को? याद है? जो टाइटल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रविंद्रनाथ टैगोर को दिया था, सर टाइटल या नाइटहुड. तो रिटेंशन ऑफ द टाइटल वाज इट ऑब्जेक्टिव? नो, ये तो नहीं था शायद. राइट. तो ये गलत होना चाहिए. थर्ड स्टेटमेंट है यस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट. यस, ये था शायद. रादर देन गोइंग टू गवर्नमेंट कोर्ट, हम ही खुद अपने पंचायत बनाएंगे और अपने डिस्प्यूट को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे. तो 3 होना चाहिए, बट थंब रूल के हिसाब से तो 2 होना चाहिए. तो चेक इट आउट. इज इट 3? Only 3. Only 3. ओनली. ठीक. क्वेश्चन नंबर 13, अरागट्टा. ये न्यूज़पेपर में ये बार बार आ रहा था. इट वाज देयर. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिपीटेशन हुआ है. एन्शंट इंडियन हिस्ट्रीचा प्रश्न. अरागट्टा लक्षात आहे साक्षी? मी दिलेल्या रिव्हिजन नोट्स मध्ये हे टॉपिक्स आहेत. सर्वांना एन्शंट मेडिवल हिस्ट्रीचे नोट्स मिळालेले आहेत का? जर कोणाला मिळालं नाही आणि कोणाला जर रिव्हिजन करायचं असेल लास्ट टाइम, प्लीज मेसेज ऑन द ग्रुप. आय विल गिव्ह यू द लास्ट टाइम रिव्हिजन नोट्स फॉर हिस्ट्री. रिवाइज हिस्ट्री वन्स अगेन. बऱ्याच वेळेस काय होतं, म्हणजे 1 महिना अगोदर आपण हिस्ट्री वाचलेलं होतं, आता पुन्हा विसरतो आपण. रिवाइज हिस्ट्री वन्स अगेन. राइट. साक्षी, अंबिका, रचना, ऑल ऑफ यू प्लीज. जयेश. सो इरिगेशन. डू यू वांट वन मोर हिस्ट्री टेस्ट? full history test to just to Yes. check whether you remember the facts or not. आता विचारलेले अरागट्टा कशाशी रिलेटेड होता? So it was a water bag made of the leather pulled over pulley or large wheel of the earthen pots tied to the other ends of the spoke or larger earthen pot driven by the pullocks and larger water bucket pulled directly by the hand. आपण ऑलरेडी केलेले डिस्कशन. Anyone knows what is the answer of this question? 13. B, sir. अर्थन B, पॉट. sir. आपण इमेज पण बघितलेलं होतं, लक्षात आहे का? मी तुम्हाला गुगल मध्ये Yes. इमेज सर्च करून दाखवलेले होते. Yes, sir. म्हणजे असा एक फोक असतो आणि इथे छोटे छोटे असे मातीचे भांडे लावले जातात आणि इथून पाणी बाहेर काढलं जातो. लक्षात आहे? अरागट्टा. Yes, sir. Yes. Question number 14. Which of the following rulers in ancient India assumed the titles of Matta Vilasa, Vichitra Chitta, Gunabhadra? महेंद्र वर्मन असेल मे बी. ए. चेक इट आउट. इज इट ए? 14. Yes, sir. Mahendra Varman 1. महेंद्र वर्मन. तो महेंद्र वर्मन हा जो पिरियड आहे ना, म्हणजे पोस्ट गुप्ता पिरियड मध्ये जे काही वेगवेगळे डिनास्टीज होत्या, पल्लवास, देन Chalukya. पुष्यभूती, चालुक्यास, या टॉपिक या दिनास्तीवर आता जास्त प्रश्न युपीएससी 2-3 वर्षापासून विचारतात. पोस्ट गुप्ता पिरियड किंगडम. रीड इट इन डिटेल. आय हॅव ऑलरेडी गिवन यू द नोट्स. फाहियान, कालच प्रश्न विचारला होता मी. राइट साक्षी? Yes, sir. फाहियान द चायनीज पिलिग्रिम ट्रॅव्हल टू इंडिया ड्युरिंग द रेन ऑफ. म्हणजे कुठली युनिव्हर्सिटी? नालंदा युनिव्हर्सिटीचा प्रश्न मी काल Yes. विचारला होता. लक्षात? नालंदा. तो नालंदा युनिव्हर्सिटी कोणाच्या काळामध्ये भारतामध्ये होती? इट वॉज समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता टू, कुमारगुप्ता, स्कंदगुप्ता. आय थिंक चंद्रगुप्ता. राइट. Yes, sir. Yes, sir. Chandragupta. Chandragupta 2. B. 15B. Is it correct? Yes, sir. Yes.
हिस्ट्री का थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ता है, सो यहाँ पे थंब रूल नहीं लगता है। सागर यू हैव नॉट अटेंड, मतलब इस बार मैंने थोड़ा सा अप्रोच चेंज किया था हिस्ट्री का, बिकॉज यू हैव अटेंडेड माय हिस्ट्री क्लास 2 years बैक, तो उस समय में के ट्रेंड के हिसाब से फिर मैंने वो पढ़ा था, बट पिछले 2 साल से ट्रेंड जो चेंज हो गया, मतलब दे आर आस्किंग मोर क्वेश्चंस ऑन पोस्ट गुप्ता पीरियड। एट दैट टाइम वी यूज्ड टू स्किप पोस्ट गुप्ता पीरियड, बिकॉज पोस्ट गुप्ता पीरियड पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे, और सारे कोचिंग क्लासेस में यही बताया जा रहा था कि पोस्ट गुप्ता पीरियड को मत पढ़िए। So UPSC deliberately asking questions on post Gupta period now. So you need to prepare about post Gupta period, Sagar. If you want, I can give you the notes of post Gupta period for your revision. यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, श्री विजया, ये हमने डिस्कस किया था, चोला राजा का शायद था, राइट। क्वेश्चन नंबर 60, श्री विजया पढ़ने से आंसर आना चाहिए। Who among the following led successful campaign against Kingdom श्री विजया? श्री विजया आइलैंड कहाँ पर है? करंट डे इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा आइलैंड, राइट। यस सर। So powerful Rajendra military which ruled by Malay Peninsula, Sumatra, Java and the neighboring countries. So it was by Rajendra Chola, Indian Express में आया हुआ था। The king who has expanded the empire till the Malaysia. एक आर्टिकल आया था, तो आंसर इज सी। इज इट सी? सी होना चाहिए, फैक्ट है। यस यस सर, सी। 70, वी आर जस्ट कंफर्म, मतलब हमने इसके पहले ये डिस्कस किया था यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की में यही आंसर है या नहीं है, दैट्स व्हाट वी आर जस्ट कंफर्म। क्वेश्चन नंबर 17, 600 to 300 BC बिफोर क्राइस्ट, मतलब दिस इज आई थिंक मतलब मौर्यन पीरियड से पहले वाला पीरियड है, मे बी पोस्ट, हाँ, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के आसपास का पीरियड है। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रेडिशनल रीजन एंड रिवर। ओके, क्या करेंगे? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैंने स्किप करने के लिए कहा था, याद है। बट यहाँ पे एक कौशला शरयू रिवर, कौशल्या शरयू, अवंती, महानदी, विपसा, गोदावरी, ठीक है। आंसर क्या है? हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? ओनली टू। नंबर 17 बी। बी बी सर। थंब रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, याद है, थंब रूल हमने मार्क किया था ऑलरेडी, तो ओनली Only 2 two. करेक्ट। तो थंब रूल मार्क करना है इस टाइप के क्वेश्चन। दो गंधर्व कॉलम वाले में महाविद्यालय, थंब रूल, सॉरी, 2 कॉलम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं सर, उसमें थंब रूल अप्लाई हो रहा है। यस, 2 वाले में हो रहा है, 3 वाले में नहीं। Yes. चल, गंधर्व महाविद्यालय, डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट आई टोल्ड यू, रिमेंबर, इसे जीके टाइप क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो करना है, नहीं पता है तो स्किप करना है, डोंट वरी। डोंट, मतलब ऐसे वाले जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, यू डोंट नीड टू थिंक मोर अबाउट इट, डायरेक्टली स्किप। इफ यू नो, मार्क इट, इफ यू डोंट नो, स्किप इट। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सागर? 18। इवन आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने कुठे, लाहौर सर। लाहोर। इट वॉज व्हेरी बी। सरप्राइजिंग आंसर, मतलब पाकिस्तान मध्ये गंधर्व महाविद्यालय विष्णू दिगंबर पलुस्कर यांनी स्थापन केलेलं होतं 1901 मध्ये। सो हा ट्रॅप क्वेश्चन होता। असे जे इझी प्रश्न वाटतात ना आपल्याला, बिकॉज नॉर्मली काय होतं, गंधर्व किंवा म्युझिक हे ग्वालियर घराणा असं आपल्याला वाटतो, आणि नॉर्मली आपण ग्वालियर मे बी मार्क करू शकतो, पण हे ट्रॅप क्वेश्चन आहे, लाहोर में एक आ गया, तो लाहोर आपण विचार पण करणार नाही एक्झाम हॉल मध्ये, राइट सागर? बिकॉज सिंस इट इज इन पाकिस्तान। चले At नेक्स्ट। that time it was a part of India. हाँ, ऍट दॅट टाइम इट वॉज अ पार्ट ऑफ, बट पळुस्कर नेम कुठे असेल सागर? पळुस्कर म्हणजे या नावाची व्यक्ती लाहोर मध्ये राहू शकतो का? ना सर, महाराष्ट्रामध्ये असेल. क्वेश्चन नंबर 19, Ashokan inscription suggests that Pardeshika, Rajuka and Yukta were important officers at. राजुका, युक्ता म्हणजे अशोकाज ऍडमिनिस्ट्रेशनचा प्रश्न आहे, आपण ऑलरेडी सॉल्व्ह केलेलं होतं। आन्सर, द आन्सर इज डिस्ट्रिक्ट लेवल ऍडमिनिस्ट्रेशन। Yes sir. क्वेश्चन नंबर 20, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक और क्वेश्चन पूछा गया है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, देन क्विट इंडिया मूवमेंट, these are the 4 important movement of the modern Indian history. Study about it every year, क्वेश्चन विचारलं जातं। With reference to non-cooperation movement, Congress declared the attainment of Swaraj by all legitimate and peaceful means be its objective. Non-cooperation movement च्या वेळेस स्वराज हा ऑब्जेक्टिव्ह होता का? स्वराज, complete independence was in
आय थिंक सिव्हिल डिसोबिडियन्स 1919 नॉन कॉर्पोरेशनच्या वेळेस स्वराज मे बी असेल. क्वेश्चन नंबर 20 फर्स्ट स्टेटमेंट मे बी करेक्ट असेल. येस सर नागपूर सेशन मध्ये केलं होतं सर डिग्री. Second, it was implemented in stages with civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage only if Swaraj did not come within a year and government resolves. हे पण बरोबर. एका वर्षाची मुदत दिलेली होती महात्मा गांधीने सरकारला. म्हणजे एका वर्षाच्या आत जर सरकारने स्वराज नाही दिलं तर आम्ही सिव्हिल डिसोबिडियन्स करू असं महात्मा गांधीने वाटलं होतं. पण महात्मा गांधींनी केलं नाही. सिव्हिल डिसोबिडियन्स कधी केलं? एका वर्षानंतर केलं का 10 वर्षानंतर केलं? 10 वर्षानंतर. 10 वर्षानंतर का? चौरी चौरायचं. I think second statement is also correct. Check it out. Is it both 1 and 2, Sagar? Yes, sir. Yes, sir. Both. Check. So 20 questions we have covered today. History and economic questions. Now tomorrow we will discuss next. Next जो है ना, next question ये सारे न्यूज़पेपर पे बेस्ड हैं, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है. हम कल देखेंगे कैसे सॉल्व करना है. मॉर्निंग में जम सकता है सर पीवाईक्यू के जैसा ये भी क्वेश्चन. क्या बोले समीना? मॉर्निंग में जैसे हम पीवाईक्यू करते थे ना उस तरह से ये भी क्वेश्चन का आंसर करेंगे. ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है. मैं थोड़ा सा हाँ. बिजी हूँ लेकिन उसके बावजूद भी आई विल टेक आउट द टाइम आपके लिए. रोज मॉर्निंग में थोड़ा सा सुबह में टाइम निकालूंगा. बिकॉज यू नो जितना आप साल भर में तैयारी किए हो ना, ये लास्ट के 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के. यस यस ये लास्ट 15 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लास्ट 15 डेज में ही हमें और खास करके ये ऑफिशियल आंसर की को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिलीव मी, जितने भी 7 से 8 लाख लोग जो एग्जाम देंगे ना यूपीएससी का, तो उसमें से हार्डली 1000 लोग ऐसे होंगे, 1000 से 2000 लोग जिन्होंने अगेन ऑफिशियल आंसर की से अपने आंसर को टैली करने की कोशिश की. मैक्सिमम स्टूडेंट, बिकॉज लास्ट मौके पे क्या होता है कि एक तो उन्हें पता भी नहीं चलता है कि आंसर की कब आया हुआ ऑफिशियल आंसर की, और उन्हें ऐसा लगता है कि ऑफिशियल आंसर की देखने से बेटर है कि हम नया कुछ पढ़ते हैं, वो उन्हें ज्यादा बेटर लगता है. बट बिलीव मी, ये ऑफिशियल आंसर की को चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. दैट्स व्हाट वी विल डू. ओके, so how many of you can join the morning session? Morning 9 is okay or 10 is okay? Morning 9 or 10? 10 10 sir. sir. 10. How many of you are okay with the 10? Morning 10. Please raise your hand. Sakshi, Lavanya, Nagratna, Ambika, what about you? Ambika, then Samin, आप 10 बजे ज्वाइन कर सकते हो? जो रेस्ट हैंड नहीं करने आता लेकिन मैं ज्वाइन कर सकती हूँ सर. ठीक है. Okay. What about Yes, you, sir. I Lavanya? also. Lavanya, Nikita, रचना. शंकर तुम्ही जॉईन नाही केलं तरी चालेल, बट तुमच्याकडे असेल वेळ तर जॉईन करा. नो प्रॉब्लेम. मतलब ते क्वेश्चन पेपर डिस्कशन मुळे अजून तुम्हाला कॉन्फिडन्स येतो. श्वेता, कॅन यू जॉईन मॉर्निंग 10? Yes. गुड. ठीक आहे. देन एक्सपेक्ट दॅट ऑल ऑफ यू विल जॉईन. सो उद्यापासूनच करूयात का डे आफ्टर टुमॉरो? No, sir. Since tomorrow. उद्यापासून करू. Yes sir. उद्यापासून केलं तर चालेल साक्षी? Yes. Yes sir. चालेल. सर, So, tomorrow? दिवसभर में रिवीजन करतो सर, बट मॉर्निंग में जो क्लास. ठीक आहे. चालेल, नो प्रॉब्लेम. मी आता उद्या सकाळी पण काही नोट्स मी तुम्हाला पाठवणार आहे. मे बी ते दिवसभरातून कधीही वाचा. पण उद्या सकाळचा हा पीवायक्यू, लाईक पीवायक्यू अनालिसिस इज सिमिलर लाईक सॉल्विंग द मॉक टेस्ट. ओके, Yes, sir. असा मॉक टेस्ट सॉल्व करणं की जे रेलेव्हंट नाही आहे किंवा युपीएससीच्या स्टँडर्ड नुसार नाही आहे, युपीएससी ज्या प्रकारचे क्वेश्चन फ्रेम करतो तसे मॉक टेस्ट सॉल्व करण्यापेक्षा हे 2025 क्वेश्चन पेपरचं अनालिसिस करणं विल ऑलवेज बी बेटर. राईट. या वर्षी बरेचसे असे कॅन्डिडेट्स आहेत की ज्यांचं असं म्हणणं आहे की मॉक टेस्ट पेक्षा जास्त आमचा भर हा पीवायक्यू अनालिसिसवर होता, तर ते क्वालिफाय झालेले आहेत या वर्षी. गेल्या 2 वर्षामध्ये हा असा म्हणजे ट्रेंड जास्त म्हणजे मे बी 5 years बॅक 6 years बॅक सॉल्विंग मोर मॉक टेस्ट वॉज इम्पॉर्टंट. पण आता मॉक टेस्ट जास्त सॉल्व करणं तेवढं जास्त रेलेव्हंट राहिलेलं नाही, बिकॉज युपीएससी नोज व्हेरी वेल हाऊ टू कीप यू इन ट्रॅक. ओके,
चलो, so we'll have a session tomorrow morning at 10 o'clock. हेलो सर। यस, बोलिए समझ। सर ये जो अभी आप ऑफिशियल आंसर की पढ़ रहे थे सर, इसमें मतलब मैंने सुना इसलिए पूछी हूँ, इसमें इकोनॉमी के और हिस्ट्री के क्वेश्चन सर मतलब लाइन बाय लाइन थे क्या? मतलब एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन मतलब एक ही बारे में आगे पीछे नहीं थे? हाँ, ऐसे Section ही wise. होता है, ऐसे ही होता है सुनील। मतलब अगर इकोनॉमी के क्वेश्चन होते तो लगातार 10 क्वेश्चन इकोनॉमी के थे, फिर हमने लगातार 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे। अभी आज हमने 20 क्वेश्चन देखे हैं, उसमें से पहले 10 क्वेश्चन जो थे वो इकोनॉमी के थे, दूसरे 10 क्वेश्चन जो थे वो हिस्ट्री के। तो सर इसमें ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन वैसे ही रहते हैं क्या? एक हाँ, ही ऑलमोस्ट मतलब यूपीएससी ये कोशिश करता है कि एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन एक ही जगह पर लगातार 10 क्वेश्चन वो पूछते रहते हैं, 10 या 15 क्वेश्चन एक ही जगह। ठीक है। बिकॉज मैंने इसलिए पूछी कि पीवाईक्यू में हमने देखा ना कि एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन एक लाइन में है, फिर दूसरा सब्जेक्ट का क्वेश्चन मतलब बहुत देर के बाद, इसलिए मैं पूछी। नहीं, हाँ उसमें नहीं, उस समय में ऐसे था बिकॉज उस समय में मुझे आई हैव टू फाइंड आउट दैट क्वेश्चन, बट यहाँ पर अभी ऐसे नहीं है, इस बार एक ही जगह पर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो, ओके फाइन, सर। सो विल स्टॉप इट हियर। एनीवे सविन, आप ज्यादा टेंशन मत लो बिकॉज आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है, राइट? इस बार को देना नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, नेक्स्ट ईयर तक और भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, यस यस सर। चलो।